नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ममता की छाँव। आइए शुरू करते हैं। 25 अगस्त की शाम थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ आंगन, महंगी केक टेबल पर रखा और मेहमानों की भीड़। सब कुछ एक राजसी पार्टी का नज़ारा दे रहा था। आज अश्विन का जन्मदिन था। हेमंत और हर्षिता ने इस बार खास तैयारी की थी। हंसी ठिठोली, डांस और फोटोशूट के बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक अधेड़ उम्र का वकील अंदर आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं राधा देवी जी की वसीयत लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था कि इसे अश्विन के जन्मदिन पर सबके सामने पढ़ा जाए। सबकी निगाहें उस वकील पर टिक गई। पार्टी का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। जैसे जैसे पत्र पढ़ा गया, हॉल में फुसफुसाहट और चौंकाने वाली निगाहें घूमने लगी। राधा जी 65 वर्षीय, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी ममता की गहराई समेटे हुए। गैस पर दूध चढ़ाई खड़ी थी। बाल सफ़ेद हो चले थे। हाथों की नसें उभर आई थी, पर गृहस्थी की डोर अब भी उन्हीं के हाथों में बंधी थी। उन्होंने धीमे स्वर में खुद से कहा, चलो अश्विन के स्कूल जाने से पहले उसका दूध गर्म कर दूं। बच्चे को बिना दूध पिए पढ़ाई कहाँ भली लगती है। गैस की लो पर रखी भगोनी में दूध उबलने ही वाला था कि इतने में अचानक प्रकृति का आह्वान हुआ और वह जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही पल में दूध उफन कर चूल्हे पर बिखर गया। बस यहीं से घर का तूफान शुरू हो गया। हेमंत, उनका इकलौता बेटा, गुस्से से लपकते हुए रसोई में आया। उसकी भौहें तनी हुई, चेहरे पर कठोरता लिए तेज आवाज में बोला, माँ, आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। दिन रात रसोई में पड़ी रहती हो और नतीजा यही। देखो ये गैस और चूल्हा कैसे गंदा कर दिया आपने। राधा जी शक पकाते हुए बोली, बेटा गलती हो गई, जरा बाथरूम जाना था। इतने में हर्षिता भी आ गई। होठों पर व्यंग और आंखों में तिरस्कार लिए कटाक्ष से बोली, ये तो रोज की आदत है। कभी सब्जी जला देती हैं, कभी दूध गिरा देती हैं। सच कहूं तो इनसे घर के काम अब होते ही कहाँ हैं। ऊपर से हमें ही सुनना पड़ता है मेहमानों के सामने। राधा जी ने सिर झुका लिया। शब्द गले में अटक गए। उनके मन में हूक उठी, क्या मैं सचमुच बोझ बन गई हूँ। रसोई का धुआं फैल रहा था और उसी धुएं में उनका स्वाभिमान भी घुट रहा था। पर तभी नन्हे पैरों की आहट हुई। 10 वर्षीय अश्विन, उनका प्यारा पोता, दौड़ता हुआ आया और दादी की गोद में लिपट गया। अश्विन ने मासूमियत से कहा, दादी रो क्यों रही हो? दूध गिर गया तो क्या हुआ? मैं बिना दूध के पिए ही स्कूल चला जाऊंगा। उसकी भोली बातें सुनकर राधा जी को आंखें भीग गई। उन्होंने पोते को कसकर सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, तू ही तो मेरी जान है अश्विन। तेरे बिना ये घर मुझे सुनसान लगता है। अश्विन अपनी छोटी सी हथेलियों से दादी के आंसू पोंछता है, जैसे कोई मासूम देवता अपनी नन्ही उंगलियों से जीवन का मरहम लगा रहा हो। उस पल राधा जी को लगा जैसे दुनिया चाहे जितना अपमान कर दे, पर पोते का यह नन्हा सा प्यार उनकी सांसों की डोर बनाए हुए है। अश्विन भी राधा जी के लिए उनकी सांसों की डोर थी। हेमंत अब 40 वर्ष का था। शहर के नामी कॉरपोरेट दफ्तर में उच्च पद पर कार्यरत। महंगे सूट, चमचमाती कारें, ऊंचे ओहदे वाले दोस्त, यही उसकी पहचान बन चुके थे। बचपन में किताबों में डूबा रहने वाला हेमंत अब कैरियर
और स्टेटस की दौड़ में इस कदर भाग रहा था कि रिश्तों की नमी से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। वह माँ को अक्सर कह देता, माँ अब ये नाटक छोड़ो, जमाना बदल गया है, तुम घर के काम संभाल भी नहीं पाती, हमें तुम्हारे झंझट सहने का समय कहाँ है। उसकी आवाज में वह संवेदनशील बेटा कहीं खो गया था, जिसे कभी राधा जी ने अपनी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया था। और हर्षिता, हेमंत की पत्नी, फैशनेबल और आधुनिक विचारों वाली स्त्री थी। बड़ी बड़ी बातें करती, औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन सास बहू के रिश्ते दोस्ती जैसे होने चाहिए। पर सच्चाई यह थी कि उसकी आधुनिकता सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित थी। घर की चौखट के भीतर वह सास को एक बोझ, एक रुकावट समझती थी। हर्षिता तीखे स्वर में कहती, मम्मी जी, आप क्यों बार बार हर चीज बिगाड़ देती हैं? देख नहीं सकती, आजकल लाइफ मैनेजमेंट चाहिए, आपकी तरह ढीला ढाला तरीका नहीं। उसकी आंखों में सम्मान का भाव कभी दिखता ही नहीं था। सुनते सुनते राधा जी का मन बार बार टूटता, लेकिन वह चुप रहती। घर की इस ठंडी हवा में बस एक ही गर्माहट थी, अश्विन। 10 वर्ष का नन्हा सा बालक, लेकिन संवेदनशीलता उम्र से कहीं आगे। दादी के गले लगकर वह दुनिया की सारी खुशियां पा लेता। उसकी मासूम हंसी दादी के लिए वह संजीवनी थी जो उन्हें हर दिन जीने का कारण देती। और उस अंधकार में बस एक दीप जलता, अश्विन, जो हर रात दादी से लिपट कर कहता, दादी आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसकी मासूमियत ही राधा जी की टूटी दुनिया को जोड़ती थी। अश्विन हंसते हुए कहता, दादी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट ला कर दूंगा और कभी डांटूंगा भी नहीं। दादी हंस देती, लेकिन भीतर ही भीतर सोचती, काश मेरा बेटा भी इस मासूम से कुछ सीख पाता। दिन ढल रहा था, आसमान पर धुंधली लालिमा छाई हुई थी, जैसे किसी माँ का आंचल दर्द से रंग गया हो। उस दिन राधा जी को भनक तक नहीं लगी कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चोट बस कुछ ही क्षण दूर है। हेमंत ऑफिस से लौटते ही बोला, माँ हम आपको कहीं ले जा रहे हैं। अब इस घर में आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही, वहां आपको अपनी उम्र के लोग मिलेंगे। राधा जी का दिल धक से रह गया। आवाज में घबराहट घुली हुई थी। बेटा कहाँ कहाँ ले जा रहे हो? हर्षिता ने बिना उनकी ओर देखे कहा, मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अब आपके लिए वही सही है, हमें भी तो अपनी लाइफ जीनी है। राधा जी की आंखों से आंसू फूट पड़े, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उनका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया गया। जैसे ही अश्विन ने देखा कि दादी को ले जाया जा रहा है, वह दौड़ता हुआ आया। उसने दादी का हाथ कसकर थाम लिया और रोते हुए बोला, नहीं दादी कहीं नहीं जाएगी। आप लोग क्यों दादी को छोड़ रहे हो? दादी मेरी हैं। राधा जी के गाल आंसू से भीग गए। उन्होंने पोते को सीने से लगाया और टूटी आवाज में कहा, बेटा रो मत, तेरी दादी कहीं नहीं जा रही, बस थोड़ी देर में वापस आएगी। पर हर्षिता ने झपट कर अश्विन को अलग कर दिया। हर्षिता ने डांटते हुए कहा, अश्विन नाटक मत करो, चलो अंदर। अश्विन चीखता रहा, दादी दादी। गाड़ी आगे बढ़ गई और पोते की रुलाई गली के कोनों में गूंजती रही। जब गाड़ी रुकी तो सामने एक बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था, आश्रय वृद्धजन सेवा संस्थान। राधा जी की आंखें धुंधली हो गई, दिल में जैसे किसी ने तलवार उतार दी हो। स्टाफ ने उनका सामान उतारा। हेमंत ने बिना उनकी ओर देखे दस्तखत किए
और गाड़ी चलाकर चला गया। राधा जी ने मुड़कर आखिरी बार बेटे को देखा, पर वह पलटकर नहीं देख सका। अश्विन की समझ उम्र से कहीं आगे थी। जब दादी अचानक घर से गायब कर दी गई तो उसने बार बार मम्मी पापा से पूछा, दादी कहाँ है? लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने पड़ोस की शर्मा आंटी को अपनी सहेलियों से कहते सुना, बेचारी राधा जी को तो हेमंत ने आश्रय वृद्ध सेवा संस्थान में छोड़ दिया है। ये नाम अश्विन के दिल में पत्थर की तरह बैठ गया। अगले ही इतवार वह अपने पॉकेट मनी से साइकिल किराए पर लेकर निकल पड़ा और बहुत पूछताछ के बाद शहर के कोने में स्थित उसी वृद्धाश्रम के फाटक तक पहुंच गया। वहां लिखा हुआ बोर्ड पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई, आश्रय वृद्धजन सेवा संस्थान। उसने मन ही मन कहा, हाँ यही जगह है, यही मेरी दादी होंगी। उधर दादी के दिल से पोते की गर्माहट मिटती न थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर नन्हे कदमों की आहट हुई। अश्विन, वह बिना बताए चलाया था। अश्विन दौड़ते हुए दादी राधा जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, जैसे सारी दुनिया फिर से मिल गई हो। राधा जी ने कपकपाती आवाज में रोते हुए कहा, बेटा बार बार मत आना, तेरे माँ बाप नाराज होंगे। पर अश्विन चुपके चुपके आता रहा, कभी छुट्टी के दिन, कभी स्कूल के बाद। हर मुलाकात उनके जीवन का सबसे उजला पल बन जाती। आखिरकार हेमंत और हर्षिता को यह राज पता चल गया। गुस्से से तिलमिलाते हुए हेमंत ने बेटे पर गरज कर कहा, बस अब और दादी दादी नहीं। अगर तुम्हें उनसे इतना लगाव है तो हमेशा वहीं रह लो। हर्षिता ने झड़कते हुए जोड़ा, अब तुमसे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कल से तुम्हारा नाम हॉस्टल में लिखवा देंगे, वहां से भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। अश्विन की आंखों में डर था, पर ज्यादा दर्द इस बात का था कि वह अब दादी से मिलने कैसे जाएगा। इसके बाद घर का माहौल बदल गया। अब वहां से राधा जी की उपस्थिति पूरी तरह मिट गई। ड्राइंग रूम में पार्टियां होने लगी। हंसी, शराब, तेज संगीत, दोस्तों की महफिल। हेमंत और हर्षिता अपने स्वतंत्र जीवन में मग्न थे। वहीं दूसरी ओर वृद्ध आश्रम के कमरे में राधा जी खिड़की से चांद निहारती। उनकी आंखों में एक ही तस्वीर होती, पोते अश्विन की, जिसे वे अब गले नहीं लगा सकती थी। वृद्ध आश्रम का पहला महीना राधा जी के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। वह सुनसान कमरे की चार दीवारी, खिड़की से छनकर आती धूप और बगल के बिस्तर पर कोई अजनबी चेहरा। हर रात उनकी आंखें तकियों पर भीग जाती। दिन भर मन में गूंजता रहता, क्या सचमुच मैं अपने ही घर में बोझ बन गई थी? पर समय का स्वभाव है, सबसे गहरे घाव पर भी परत चढ़ा देता है। धीरे धीरे आश्रम की अन्य महिलाएं उनसे घुलने मिलने लगी। सुबह योग का समय होता। बगीचे में खिले फूलों के बीच बूढ़े बूढ़े शरीर आसन लगाते और हंसी ठिठोली करते। राधा जी शुरू में संकोच करती, पर फिर उनमें भी अपनापन जागने लगा। दोपहर को भजन कीर्तन होता। ढोलक की थाप पर जब सब मिलकर गाते, रघुपति राघव राजा राम, तो राधा जी की थकी आत्मा को कुछ पल शांति मिल जाती। अब उनकी दिनचर्या में कुछ नया था। सुबह योग, दोपहर को पढ़ना लिखना, शाम को बगीचे में बैठकर चाय पीना और रात को सामूहिक भजन। बाहर से सब सामान्य लगने लगा, लेकिन भीतर का खालीपन किसी ने नहीं भरा। हर मुस्कान के पीछे अश्रु छिपे रहते। रात के सन्नाटे में वह चुपचाप अपने पोते की तस्वीर तकिए के नीचे से निकालती
और सहलाती। काश अश्विन की हंसी यहाँ गूंज जाती। उनके मन की यह तड़प कोई नहीं जान पाता। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटी राधा जी की आंखों में अतीत के दृश्य तैरने लगते। पति श्यामलाल की याद भी उन्हें भीतर से तोड़ देती। उनके पति श्यामलाल सरल और ईमानदार व्यक्ति, जीवन भर संघर्ष करते रहे। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तंगी में भी उन्होंने सपना देखा था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। उन्हें याद आता वह संवाद जब राधा जी ने दूसरा बच्चा चाहा था। श्यामलाल जी, क्यों ना हम दूसरा बच्चा कर लें, घर थोड़ा रौनकदार हो जाएगा। श्यामलाल ने उनकी ओर गहरी नजरों से देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं राधा, हमारे पास साधन सीमित है। अगर 2 बच्चे हो गए तो दोनों को आधा अधूरा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हेमंत को पूरी शिक्षा, पूरे अवसर मिले। हम एक ही बच्चा करेंगे, लेकिन उसे हर सुख देंगे। वह हमारी शान बनेगा। और सचमुच उन्होंने अपना जीवन उसी सपने की भट्ठी में झोंक दिया। दिन रात काम किया, सुख सुविधाएं काटी, ताकि बेटा ऊंचाइयों को छू सके। आज हेमंत ऊंचाइयों पर था, पर माता पिता का सहारा बनने के बजाय वह उनकी जड़ों को ही काट रहा था। इस सच्चाई की चुभन राधा जी की आत्मा को छलनी करती थी। राधा जी अक्सर मन ही मन सोचती, कितना अजीब है, हमने अपना सब कुछ बेटी पर न्यौछावर कर दिया और वही बेटा इस उम्र में मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़कर आजाद हो गया। राधा जी की आंखें अक्षर आसमान की ओर उठ जाती। श्यामलाल जी, आपने कहा था हेमंत ही हमारा सब कुछ होगा। राधा, वह सपना अब राख बन चुका है। बेटा तो मिला, पर माँ बाप को छोड़ने वाला। राधा जी की दिनचर्या अब रंगीन दिखती थी, पर आत्मा की गहराई में एक अंधकार स्थायी रूप से घर कर चुका था। वह बाहर से मजबूत दिखती, पर भीतर हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट जाती। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्यास अब बस यही थी, पोते अश्विन की गोद में एक पल बिताना। राधा जी के चेहरे पर अब उम्र से ज्यादा दर्द की लकीरें थी। वृद्ध आश्रम की 4 दीवारी उन्हें अपनाने लगी थी, पर भीतर का ज्वालामुखी हर पल फटने को तैयार रहता। रात को जब सब सो जाते, वह खिड़की से आसमान देखती और खुद से सवाल करती, काश दूसरा बच्चा होता तो शायद मेरा ये अंत इतना अकेला ना होता। धीरे धीरे समय अब शरीर पर अपने मोहर लगाने लगा था। कभी हल्की खांसी से शुरू हुई तकलीफ अब फेफड़ों तक जा पहुंची थी। डॉक्टर ने धीरे से कह दिया, राधा जी, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। यह सुनते ही उनकी आंखें बंद हो गई, मगर मन में एक ही चिंता बार बार उठती, मेरे जाने के बाद अश्विन का क्या होगा? क्या वह भी अपने माँ बाप की स्वार्थ का शिकार बनेगा? एक दिन उन्होंने कांपते हाथों से कलम उठाई और अंतिम निर्णय लिखा। सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और घर, सब कुछ पोते अश्विन के नाम। बेटा बहू सिर्फ केयर टेकर रहेंगी, और एक शर्त, अश्विन कभी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम ना छोड़े। यदि छोड़ेगा तो पूरी संपत्ति बुजुर्गों की सेवा करने वाले एक ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। कलम रखते हुए उनकी आंखों से बहते आंसू वसीयत की कागज पर गिर पड़े। उन्होंने एक पत्र भी लिखा, हेमंत, माँ का दिल अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता। मैं आज भी तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस दुखी हूँ। मैंने जो कुछ भी कमाया था उसका असली हकदार मेरा पोता है, क्योंकि उसने मुझे असली ममता का स्वाद चखाया। हेमंत, बस अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा
कभी तुम्हें वह दर्द ना दे जो तुमने मुझे दिया है। वसीयत लिखकर राधा जी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था, पर राधा जी ने अपनी आखिरी सांस तक अपने पोते के भविष्य और ममता की गरिमा को बचाए रखा। 25 अगस्त की शाम थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ आंगन, महंगी केक टेबल पर रखा और मेहमानों की भीड़, सब कुछ एक राजसी पार्टी का नज़ारा दे रहा था। आज अश्विन का जन्मदिन था। हेमंत और हर्षिता ने इस बार खास तैयारी की थी ताकि समाज के सामने उनकी शान और ओहदा सबको दिखाई दे। हंसी ठिठोली, डांस और फोटोशूट के बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक अधेड़ उम्र का वकील अंदर आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं राधा देवी जी की वसीयत लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था कि इसे अश्विन के जन्मदिन पर सबके सामने पढ़ा जाए। पार्टी का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। सबकी निगाहें उस वकील पर टिक गई। हेमंत और हर्षिता का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। वकील ने फाइल खोली और कांपती आवाज में शब्द पढ़ने लगा। मैं राधा देवी अपनी अंतिम इच्छा इस पत्र के रूप में लिख रही हूँ। मेरी सारी संपत्ति, मेरा घर, जिसमें से बरसों पहले तुमने अपनी माँ को निकाल दिया था, मेरे खेत और यहाँ तक कि गांव का पुश्तैनी मकान जो आज तक मेरे नाम पर है, वह मेरे पोते अश्विन के नाम होगी। हेमंत और हर्षिता सिर्फ उसके अभिभावक और केयर टेकर रहेंगे, पर एक शर्त है, यदि अश्विन कभी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ेगा तो यह पूरी संपत्ति बुजुर्गों की सेवा करने वाले ट्रस्ट को चली जाएगी। हेमंत, माँ का दिल अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता। मैं आज भी तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वह दर्द ना दे जो तुमने मुझे दिया। जैसे जैसे पत्र पढ़ा गया, हॉल में फुसफुसाहट और चौंकाने वाली निगाहें घूमने लगी। कई मेहमानों ने सिर हिलाकर कहा, क्या गजब की माँ थी राधा जी, देखो कैसे अपने अपमान को भी ममता में बदल दिया। हेमंत और हर्षिता के चेहरे शर्म से झुक गए। जिन्होंने सबके सामने अपने रुतबे की पार्टी रखी थी, वही आज मेहमानों की नज़रों में गिर चुके थे। अश्विन खामोश खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने मन ही मन दादी की तस्वीर को याद कर कहा, दादी, मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ, मेरे रहते मेरे माँ पापा को कभी वो दर्द नहीं मिलेगा जो आपने सहा। उसके गाल पर बहते आंसू अब वसीयत के शब्दों को और भी पवित्र बना रहे थे। राधा जी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी वसीयत और सीख हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, देखो कैसी माँ थी राधा जी, अपने अपमान को भी आशीर्वाद में बदल गई। घर का माहौल भी बदल चुका था। अश्विन ने सबके सामने अपने माता पिता को गले से लगाया और कांपती आवाज में कहा, मैं दादी का वचन निभाऊंगा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हेमंत और हर्षिता की आंखें भर आई। उनके अहंकार और दिखावे की परत टूट चुकी थी। अब सिर्फ एक पछतावा और सुधार का संकल्प बचा था। माँ का दिल अपमान सह सकता है, तन्हाई झेल सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बदले की भावना नहीं रख सकता। वह जाते जाते भी आशीर्वाद ही छोड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।